नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आधी आबादी, इस देश नहीं दुनिया भर में आधी आबादी की जो भूमिका है उसको ध्यान में रखते हुए बजट बनाते समय हर देश की सरकार महिलाओं का खास ख्याल रखती है। हिंदुस्तान में इस वक्त महिलाओं को लेकर मुहिम कुछ ज्यादा ही तेज है और इसीलिए महिलाओं को लेकर नारी सशक्तिकरण बिल भी देश की संसद में पारित हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री इस बजट में 2025 के बजट में महिलाओं को क्या कुछ ऐसा देने वाली हैं जिससे कि आर्थिक रूप से मजबूत होने में महिलाओं को मदद मिले। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ अंशु केडिया है जो कि प्रिंसिपल हैं खुनखुनीजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ के शिक्षाविद हैं। आप अलग अलग सेक्टर की महिलाएं आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। अलका गौड़ हैं, आप अध्यक्ष हैं राजस्थान व्यापार महासंघ की। हमारे साथ वेद माथुर जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। अनीता चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अंजना सिंह है मंडल अध्यक्ष अटेवा की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला सीतारमण के बजट में इस बार नारी शक्ति को कितना बढ़ावा मिलेगा, कितनी आर्थिक रूप से मजबूत होंगी महिलाएं, ये सवाल जिनका जवाब उत्तर काल में हम तलाश रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर देश के वित्त मंत्री का क्या प्लान है। अलका गौड़ क्योंकि सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, आर्थिक जगत से उनका नाता है, दिन रात आर्थिक जगत के लोगों के बीच उठती बैठती हैं। अलका जी, खास करके अगर महिलाओं की बात करें, क्योंकि आप फिक्की में उसी विंग से जुड़ी हुई है जो महिलाओं 40 से सीधा 40। वास्ता रखता है 40 में। हाँ जी। तो 40। अलका जी, सवाल ये है कि पहला सवाल कि महिलाओं की उम्मीदें निर्मला सीतारमण जी से क्या है। देखिए, क्योंकि हम देश की आबादी का 50% हिस्सा हैं तो उम्मीदें तो होंगी ही। और अब क्योंकि केंद्र में भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं ही, और यहाँ राज्य में भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं, तो इसलिए उम्मीदें ज्यादा हैं। जैसे अभी राजस्थान के बजट के लिए जो सजेशंस मांगे गए थे उसमें भी, और मैं केंद्र में भी ये कहना चाहूंगी अगर कहीं से भी आवाज पहुंचती है, कि देखिए महिलाएं जो हैं इंडस्ट्री के अंदर अभी भी उनका प्रतिशत बहुत कमजोर है, और यदि आपको उसको बढ़ावा देना है तो आपको इस तरह के रिबेट्स तो महिलाओं को देने पड़ेंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल लैंड्स जो है, जितनी भी सरकार के द्वारा जो अधिकृत लैंड्स हैं उनको एक यूनिफाइड पोर्टल पे डाल दें, तो उसकी एक डिटेल्स हमें मिल जाए। तो इसके लिए भी, और इनको भी स्पेशल रिबेट्स और स्पेशल डिस्काउंट्स पे देना चाहिए। तो इसके लिए एक अलग से फंड रखना भी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि महिला के अंदर कैलिबर है लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है, या फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप डाल पाए, तो कैसी हमें ग्रांट मिले। या जैसे कि हम देखते हैं कि मुद्रा लोन का महिला ने लाभ उठा लिया और किसी वजह से उसने उसको चुका भी दिया है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई है अपने उस वेंचर के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए जिसमें हमें फंड मिलना चाहिए। तो इसका भी प्रावधान जो है आपके केंद्रीय बजट में मैडम को रखना चाहिए। उसके अलावा आप देखिए कि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसमें अब जो फीमेल ओन्ड स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर महिला डायरेक्टरों की भागीदारी बढ़ी है। तो यदि हमें इसको और प्रमोट करना है, इसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी हमें फंड रखना चाहिए एक्स्ट्रा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन इंक्यूबेटर्स और ज्यादा से ज्यादा वुमेन स्टार्टअप्स जो है वो इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद करें। इसी तरह से जैसे मैं हर बार दोहराती आई हूँ, पिछले साल भी मैंने प्री बजट में ये वो दिया था सजेशन कि सर्वाइकल कैंसर जो है उसकी रेट राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा है, और उससे होने वाली मृत्यु जो है वो भी बहुत ज्यादा है। फंड भी देते हैं ये, और वैक्सीनेशंस भी आते हैं, तो कुछ फंड आपको पब्लिक के लिए इस तरह से खर्च करना पड़ेगा कि आप पब्लिक वॉलंटियर्स खड़े कर सकें जो सरकार की पॉलिसियों को आम आदमी तक, और वो जो महिलाएं हैं या वो जनता जो है जो वहां तक समझ नहीं पाती है उन तक उन्हें बिठा बिठा के छोटे छोटे समूहों में उन्हें समझाए। तो इसके लिए हमें जो वॉलंटियर्स रखने होंगे उनको आप अगर स्टाइपेंड पे रखेंगे तो उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। तो इन सब चीजों के लिए मैडम जी को ये बजट होना ही जी। चाहिए। अंशु केडिया जी, शिक्षा एक बहुत बड़ा, क्योंकि अलका जी तो व्यापार से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने व्यापार के दृष्टिकोण से तमाम बातें देश के वित्त मंत्री के सामने रखी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए निर्मला सीतारमण को क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों की भागीदारी हायर एजुकेशन में बढ़े। हाँ, थैंक यू मीना मीना शर्मा जी।
इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने के लिए, अवसर देने के लिए। जैसा कि अभी अलका गौर जी ने कहा कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं खुद स्वयं महिला हैं और बहुत लंबे समय से उनको वित्त मंत्री का दायित्व मिला है और हम लोग निश्चित तौर पे उनसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा शिक्षा में चेंजेस हुए हैं, लेकिन बहुत सारी हम लोगों की अभी भी अपेक्षाएं हैं महिलाओं के नजरिए से। यदि हम बात करें, महिला कॉलेजेस ट्रेडिशनल रूप से जगह जगह हैं, लेकिन कॉलेजेस की कंडीशंस डे पर डे खराब होती जा रही है, क्योंकि किसी भी तरह से यूजीसी के माध्यम से, जो मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से जो कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, इनके लिए बजट एलोकेशन नहीं के बराबर है। जो कुछ बजट एलोकेशन है वो एक तरह से डिफरेंट तरह की जो पॉलिसीज हैं उसमें चला जाता है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स कहें, लाइब्रेरी के लिए कहीं कोई बजट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहीं कोई बजट नहीं, कुछ रह ही नहीं गया बजट। धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर खत्म होते जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर ही मशरूम की उनकी ही मशरूमिंग हमें हर जगह दिख रही है। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी बहुत लंबे समय तक पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेगा। तो पब्लिक सेक्टर के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिविटी के साथ काम किए जाने की जरूरत है, जो बिल्कुल गायब सी दिखती है। चाहे हम वो नई शिक्षा नीति कहें, कुछ भी कहें, कि जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसने सालों साल सेवा की है, लड़कियों को एजुकेशन दी। शुरू में जब हम लोग के कॉलेजेस खुलते थे तो बहुत सारे गर्ल्स कॉलेजेस खुले, वो इस नजरिए से कि देश में महिलाओं की शिक्षा बहुत स्तर बहुत पुअर है, बहुत परसेंटेज भी बहुत पुअर है, तो उनको शिक्षा दी जाए। लेकिन अब वह ना वो फीलिंग रह गई है, ना वो सरकार की तरफ से है। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं की शिक्षा पे तो बहुत सीरियसली काम किए जाने की जरूरत है हर स्तर पे। जो शिक्षा का बजट 6% है, 6% कभी भी खर्च नहीं होता, वो वास्तव में खर्च करें। का बजट है तो भी नहीं करते हो, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक तो बजट बनता ही नहीं है। टॉयलेट्स जैसी चीजों के लिए सरकार कहती है आप सीएसआर की तरफ मूव करें, आप इधर जाएं, वो करें। महिलाओं के टॉयलेट्स जैसी चीजें नहीं है, लाइब्रेरी जैसी चीजें नहीं, वर्किंग वीमेन हॉस्टल भी नहीं के बराबर है। वर्किंग वीमेन हॉस्टल होने चाहिए। अगर लड़कियां थोड़ा किसी तरह निकलती हैं तो उनकी सिक्योरिटी, उनके रहने की और तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। फ्री बसेस भी होनी चाहिए। दूर दूर तक कॉलेजेस हैं, दूर दूर तक। अब हायर एजुकेशन में पास में तो प्राइमरी स्कूल सिस्टम पास में हो जाता है तो बच्चे पढ़ लेते हैं। जैसे दूर जाते हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम दूर है, तो वहां पे उनके पास जाने आने की फैसिलिटी नहीं है, तो फ्री बसेस की भी सुविधा होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें जिनको सरकार को ध्यान देना चाहिए एजुकेशन सिस्टम एक पे। बहुत बहुत व्यापक क्षेत्र है। आधी आबादी को अगर एड्रेस करना है तो उन्हें सिर्फ योजनाओं की ऑक्सीजन के भरोसे जिंदा नहीं रखा जा सकता। ये देश के वित्त मंत्री को समझना है और बुनियादी बातों की तरफ ध्यान देना है। अंजना सिंह जी हैं हमारे साथ, मंडल अध्यक्ष अटेवा जी। वेद माथुर जी, आज आप अकेले पड़ गए महिलाओं के बीच में, इसलिए आपके पास बाद में आती हूँ, पहले अंजना सिंह जी के पास जा रही हूँ। अंजना जी, आप देर से जुड़ी, वेद माथुर जी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मैं थैंक्स पहले से। वेद माथुर साहब कि प्लीज पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद। अंजना जी, मैं इसलिए भी आपके पास पहले आना चाहती हूँ क्योंकि आप जिस संगठन से जुड़ी हुई हैं वहां पर महिलाओं के मुद्दों को बहुत करीब से देखती हैं, जिन्हें इस देश की सरकार को एड्रेस करना चाहिए। तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस वित्त बजट में, इस बार 2025 के बजट में निर्मला सीतारमण जी को महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना चाहिए? नमस्कार मैम, मैं अंजना सिंह, आदरणीय बंधु जी के नेतृत्व में मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ और मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर बजट का ध्यान रखना चाहती सरकार और महिलाओं का ध्यान रखना चाहती, जैसा कि मिशन सशक्तिकरण चल रहा है इस समय, तो सबसे पहले हमें बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन दे। इसके बाद महिलाओं के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए। जैसे बजट के साथ साथ हम चाहेंगे कि जैसे बाजार में महंगाई बहुत ज्यादा है, उस पे भी ध्यान दिया जाए। हमारे लिए अलग से सुविधा दी जाए कि जैसे हम सुदूर क्षेत्र में है या कहीं हमें ज्यादा दिक्कत है तो हमें वो फैसिलिटीज दी जाए। और सबसे पहले टैक्स बढ़ाया जाए। टैक्स की लिमिट ये नहीं बढ़ा रहे हैं या डीए को बहुत कम बढ़ा रहे हैं। अपने मामले में तो इनका अपना रवैया है कि नहीं, हम जो मन कर रहा है वो बढ़ा ले रहे हैं। तो कर्मचारियों के हित की भी बात इनको देखनी चाहिए और कर्मचारियों के लिए भी बजट में सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। जी अंजना सिंह जी, एक बात तो आपको समझ लेनी है और इस देश और दुनिया की सभी महिलाओं को, कि महिला होने के नाम पर विशेष ना मांगे।
महिला होने के नाम पर अगर आप सिर्फ साधारण मांग लें और उतना ही मिल जाए जो कि आपका अधिकार है, उतना भी काफी है। हमें विशेष क्यों विश- चाहिए? हम क्यों नहीं कतार में खड़े विशेष हो सकते? कतार में खड़े हम होने का हम उसी अगर हमें कतार में खड़े हो सकते हैं मैम। विशेष इसलिए चाहिए कि जैसे सरकार नारी सशक्तिकरण का तमगा लेके चलती है, तो हम ये जैसे मेरा एक मूलभूत मुहैया करा दे, वो भी काफी है। उतना ही मिल जाए अंजना सिंह जी। अभी तो समानता के लिए लंबी जंग लड़ी जा रही है, समान ही नहीं मिल रहा है। सेम क्वालिफाइड लोगों को पे स्केल समान नहीं मिलता है। महिला होने के नाम पर उन्हें कम मिलता है, पुरुषों को ज्यादा मिलता है। हर सेक्टर में हम ऐसा देखते हैं, सिवाय सरकार के। सरकार में ये असमानता कम से कम नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो बहुत बुरा हाल है। बहरहाल वेद माथुर जी, आज की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति से आप वाकिफ हैं। इस बार निर्मला सीतारमन को क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए, जिससे कि महिलाओं का थोड़ा भरोसा बढ़े इस देश की अर्थव्यवस्था में, सरकार में, वित्त मंत्री में? मीना जी, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारत के अंदर जो हमारी टोटल श्रम शक्ति है, उसके अंदर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि 20 से 25% है, जबकि जो विकसित देश है वहाँ 50% है। तो हम महिलाओं की भागीदारी यदि बढ़ाते हैं हमारे इकोनॉमिक वातावरण के अंदर, तो टोटल जीडीपी भी हमारा 10 से 20% आसानी से बढ़ सकता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ जब भी बजट बनता रहा है परंपरागत रूप से, तो उसमें महिलाओं के लिए अलग से कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब महिलाएं फोकस पे आ रही है। देखिए, हम इसका एक पृष्ठभूमि देखें कि पहले महिलाएं उन्हीं लोगों को वोट देती थी जो उनके पति बताया करते थे, लेकिन आजकल महिलाएं अपने खुद के स्तर पे निर्णय लेके अलग से वोट देती हैं। उसका परिणाम यह है कि राजनीतिक पार्टियों के फोकस पे अब धीरे धीरे महिलाएं भी आ रही हैं। लेकिन जहां तक अर्थ जगत की बात है, देखिए, बैंक में 40 साल नौकरी करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मुझे 4 या 5 भी ऐसी महिला उद्यमी नहीं मिली जिनका 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या उससे ऊपर का बिजनेस हो, जबकि जो मेल है वो तो सामान्यतः 99.99 होते ही थे। तो पहली चीज तो हमें विश्लेषण करना पड़ेगा कि महिलाएं क्यों आगे नहीं आ पा रही हैं व्यापार में और आर्थिक जो दूसरी यूनिट्स हैं उनके अंदर। एक बात और मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आप किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट उठा के देखेंगे तो उसमें गर्ल्स की भरमार होती है, लेकिन जब आप किसी ऑफिस में घुसते हैं या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं तो वहां आपको महिलाएं गिनी चुनी दिखाई देती है। तो ये क्या कारण है? वो महिलाएं आगे क्यों नहीं आ पाती हैं जो पढ़ने में न केवल पुरुषों को compete कर रही हैं बल्कि उनसे आगे आ रही हैं? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक और दुर्भाग्यपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो बैंक में रह के मैंने अनुभव की, कि बहुत से लोग हमारे पास शिक्षा ऋण के लिए आते थे। तो जैसे आपको 4 लाख से ऊपर का ऋण चाहिए तो कोई गारंटी चाहिए, 7 लाख से ऊपर के ऋण पे उस समय कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ती थी। तो मेरे पास 99% ग्राहक ऐसे आते थे जो अपने बेटों के लिए अपनी संपत्ति मॉर्गेज रखने के लिए सहर्ष तैयार थे, लेकिन लड़कियों को बढ़ाने के लिए अपनी संपत्ति मॉर्गेज करके वो आगे आए, ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम मिलते थे। तो हमें इन सामाजिक, क्योंकि वेद माथुर साहब, लड़कियों की तो शादी के लिए वो हिस्सा रख देना है कि शादी में इतना खर्च करना है, और बेटों की पढ़ाई में खर्च करना है। बेटों की पढ़ाई से रिटर्न मिलेगा, लड़कियों की शादी से कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, वहां तो जीवन भर देना ही है। तो हमारा ये जो पूरा सामाजिक रवैया है, सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक ढांचा है, जिसमें बेटियां घर में पैदा तो होती हैं लेकिन हमेशा तैयारी उनके ससुराल में कैसे रहेंगी उसकी की जाती है, और ससुराल में पूरी जिंदगी, मतलब बहुत तमाम महिलाओं के बीच में मैं इस बात को करने से कोई गुरेज नहीं है, कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो ससुराल में दरअसल बेटी की तरह रहती है तमाम उपमाओं के बाद। मुद्दा, खैर हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं, वापस हम उस तरफ आते हैं जहां अर्थव्यवस्था में वेद माथुर जी ने जो सवाल उठाया है कि महिलाओं की स्थिति कम है इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में, उसके बहुत वैलिड रीजन हमारे सामने है। हमारा पूरा सामाजिक ढांचा उसका गवाह है, उसका इतिहास है अपना, इसलिए नहीं है। लेकिन ये सामाजिक पूरा ढांचा ताना बाना इसीलिए है क्योंकि हम एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं,
जहां पर अगर आपका लड़का ऑफिस जा रहा है तो सजी हुई प्लेट आपको नाश्ता की पहले मिलेगी और उसके बर्तन भी आप खुद उठा के रखेंगे। लेकिन महिला से अपेक्षा की जाती है कि वो घर का पूरा काम करके जाए, आने के बाद भी पूरा काम करे। खैर, मुद्दा उसमें उलझने का नहीं है, मुद्दा इससे निकलने का है। और अलका गौड़ जी, निकलने के लिए जो महिलाएं आपके आसपास हैं, आप बीइंग मतलब चाहे 40 हो चाहे 50 हो, यहां पर भी महिलाओं को आगे लाने के लिए, प्रमोट करने के लिए कुछ प्रयास आपकी तरफ से हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में भागीदारी महिलाओं की बढ़ना एक बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन शुरुआत हो रही है। निर्मला सीतारमन को उस क्षेत्र में कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं के हाथ मजबूत हों, वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट बने, उसके लिए कुछ आकर्षक पैकेज तैयार करने की जरूरत है। ऑडियो ऑन करिए प्लीज अपना। आकर्षक पैकेज की बजाय सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक महिलाओं की भागीदारी डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में नहीं होगी, तब तक उनकी आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधरेगी और देश की आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधरेगी। और वो जब ही सुधर सकती है कि महिलाएं खुद उसी जील और उसी एंथुजियाज्म से खुद को सामने लेकर आए। सरकार ने तो काफी सारी जो सरकारी योजनाएं है वो आपको दे दी है, खूब सुविधाएं आपको मुहैया कराते हैं, लेकिन जब हमें उनके बारे में मालूम ही नहीं है तो हम उनका उपयोग कैसे करेंगे? तो पहला तो ये अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है तो आपको अपने जो भी आपके नियम कानून है उनकी प्रति पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप कह रहे हैं निर्मला सीतारमन जी की, तो निर्मला सीतारमन जी से फिर वो जो महिलाएं जो खुद फील्ड में काम कर रही हैं, जब उन्हें डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाया जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा और उनकी बातों को ही कंक्लूड करके तब आप इनको 100% एक्टिव पार्टिसिपेशन में ले सकते हो। और जैसे कि अभी वेद माथुर सर ने कहा कि हाँ, ये सच बात है कि 99% लोग जो है बेटे के लिए मॉर्गेज रखने को तैयार रहते हैं, लोन उठाते वक्त, बेटियों के लिए नहीं। लेकिन इसका रीजन कहीं ना कहीं हम भी हैं। आज मेरी जील है, मैं इस उम्र में मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं आगे कुछ कर रही हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है, जितनी भी महिलाएं या बच्चियां मुझे मिलती हैं जो मुझे पूछती हैं कि हमारे लिए क्या हो सकता है, तो मैं उनको सरकार के सारे पोर्टल्स खोल के दिखाती हूँ। कुछ भी मेरी तरफ से जो भी होता है वो सारी मैं मेरी तरफ से कोशिश करती हूँ। तो ये जब तक महिलाओं की भागीदारी मेन स्ट्रीम में नहीं होगी, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होगी, आपके स्टेट लेवल पे नहीं होगी, तब तक वो सेंट्रल लेवल पे नहीं होगी, कितने भी बजट के अंदर आपके लिए प्रावधान आ जाए। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। निश्चित रूप से। लेकिन अलका गौड़ जी, बात यह हाँ। है कि हम में जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं जिनके सपने तो हैं, जिनमें काबिलियत भी है, लेकिन उनका आत्मविश्वास खुद का नहीं है और उनके आसपास के माहौल में उनका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। जब आप कुछ काम करने का प्रयास करते हैं तो आपके आसपास माहौल आपको कितना प्रोत्साहित करता है, उससे आपके काम की रफ्तार कम या ज्यादा होती है। आई एम श्योर अंशु केडिया जी, बतौर शिक्षाविद, जब आप देखती हैं महिलाओं को, बच्चियों को जब आप देखती हैं, बच्चियों के परिवारों को जब आप देखती हैं कि आज भी बच्चियों के माँ बाप उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, उनका भविष्य, शादी के बाद बच्चे, उनके संदर्भ में ही उनके करियर को डिसाइड करती हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जो भी अभी वेद माथुर जी ने भी कहा, अलका जी ने भी कहा, एक्चुअल में अभी भी हमारा वो माइंडसेट है ना, हमारी सोसाइटी है, हम है रहते तो उसी सोसाइटी में। हम कितना कहें हमारा देश आजाद हुए इतने साल हो गए, हम भी डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, हम भी मॉडर्न हो गए, लेकिन हमारी जो ट्रेडिशनल है, माइंडसेट है, वो बदलने में चौधरी बहुत जी जुड़ गए, माफ कीजिएगा अनीता जी, मैं आपके पास आती हूँ। आई एम सो सॉरी। अंशु जी, आपसे बात पूरी करने के बाद अनीता जी के पास जाऊंगी जी। हाँ, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी से लीड करती हैं, तो हम लोगों को बेसिकली, अगर हम लोग जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, स्कीम्स हम लोगों तक ले नहीं जा पाते, तो इसी के लिए हमने कहा एजुकेशन सिस्टम वास्तव में हमारा और मजबूत होना चाहिए। और जैसे महिलाएं हैं आगे निकल रही हैं, लेकिन उनमें जो अभी अलका जी बात कर रहे थे सिक्योरिटी के पॉइंट से, तो सिक्योरिटी पे सरकार को और काम करने की जरूरत है। उनके लिए फ्री बसेस की जैसे बात हो, या जैसे हम CCTV कैमरे
कैमरे की बात करते हैं, सीसीटीवी कैमरा के हम लोग क्यों नहीं ट्रैफिक वाले सिस्टम में भी, बसेस में, ट्रेन में, जब बजट बन रहा है, पूरे देश का बजट बन रहा है, तो इन सब पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्यों नहीं इन सब में भी पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक के जितने ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम है क्यों नहीं उसको कवर करते हैं। तो ये सारी जो हम स्टेप्स बहुत उठाएंगे। इंपॉर्टेंट बात अंशु केडिया जी आपने की, अनीता चौधरी जी, माहौल पूरा जो है देश का वो महिलाओं के पक्ष में बने तो महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़े और अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी भी। निर्मला सीतारमन को इस बजट में ऐसा क्या करना चाहिए अनीता चौधरी जी, जिससे देश में अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाने में एक कदम हम आगे बढ़े 2025 की शुरुआत में? देखिए, यहाँ पे बात बजट की हो रही थी, मैं अपनी बात बजट तक ही सीमित रखूंगी, क्योंकि क्या सुरक्षा है, क्या संरक्षण है, माता पिता, सामाजिक परिवेश क्या है, ये हमारी एक सामाजिक मुद्दा है जिसको अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब बात बजट की आती है तो किन महिलाओं की हम बात कर रहे हैं? महिलाएं वो जिन्हें घर में अपनी रसोई चलाने में थोड़ी सहूलियत हो, और महिलाएं वो जो ऑफिस जाती हो तो उनको मूलभूत सुविधाएं जो हैं और उनके उनके पॉकेट पे, उनके उनके इनकम टैक्स पे वो थोड़ा ध्यान में रखा जाए। तो इन दोनों को अगर लेके चलते हैं तो वाकई महंगाई को, मुझे लगता है खासकर रोजमर्रा की चीजें जो हैं, सब्जियां हुई, फ्रूट्स हुए, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिसकी वजह से ये जो भागता हुआ दर है उसको कहीं ना कहीं एक कमांड किया जाए, क्योंकि जो बढ़ गया वो बढ़ ही जाता है, कभी घटता नहीं है। तो वो बढ़ा हुआ दाम जब एक फेवरेबल सीजन आए तो घट के भी आए। हो सकता है कि सीजन खराब है, मौसम बेमान है, तो कृषि की चीजें जो हैं वो उसके दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन जब सारी चीजें फेवरेबल हो तब भी दाम बढ़े घटे नहीं, वो बढ़ता ही जाए, अपने पूर्व दाम पे नहीं आए, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर कितना स्ट्रेच करें हम अपने किचन को और कितनी कटौती करें उसमें, या फिर सैलरी जो है उस बढ़े हुए दाम के हिसाब से इंक्रीमेंट हो। ऐसी कोई पॉलिसी लानी चाहिए ताकि हमारे अपने बच्चों के लालन पालन में वो दूध में कटौती नहीं करनी पड़े, फलों में कटौती नहीं करनी पड़े, जूस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। उनको एक हेल्दी फूड जो है हम देने में, एक एक कोई भी घर, चाहे वो साधारण सा घर हो, चाहे वो गरीब तबके का घर हो, उनको बेसिक चीजें हमेशा मिलती रहे, एक हेल्दी फूड मिलती रहे, कुपोषण का शिकार नहीं हो, ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा कि जो महिलाएं जा रही हैं ऑफिस में, तो ऑफिस के परिवेश के लिए वहां पे उनके लिए अनुकूल वातावरण रहे, और साथ ही उनके इनकम टैक्स को लेकर के, क्योंकि जो महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं वो दोहरी जिंदगी जीती हैं, घर में उनको काम तो करना ही करना है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और इसके लिए हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं और हमारे को सुविधाएं नहीं मिल रही, या हम, क्योंकि बराबरी का अधिकार हमें अभी तक उस तरह से नहीं मिला है जिसमें कि हमें बराबरी की सैलरी मिले। हाँ, आप भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैं भी मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, लेकिन मेरी सैलरी कुछ और होगी, आपकी सैलरी कुछ और होगी, तो ऐसे में हमारे पॉकेट पे वो भार जो है, क्योंकि कोई भी महिला अगर आज निकलती है तो उसका एक ही मकसद होता है कि करियर तो होता ही है, लेकिन मेरे घर में मेरा सहयोग हो, मेरे सहयोग से मेरे घर का लाइफस्टाइल अच्छा हो, और ऐसे में अगर वो दो पैसे बचा नहीं पाती है, मेरी फ्यूचर जो है सिक्योर्ड हो। ज्यादातर महिलाएं प्राइवेट जॉब में जाती हैं, तो वहां पे अगर वो दो पैसे नहीं बचाएं, क्योंकि उनको कोई पेंशन तो मिलना नहीं है, तो वो अगर पैसे नहीं बचा पाती हैं तो उनका भविष्य के लिए आप सोचिए कि जब उनके एज आते हैं और नौकरी में नहीं रहती हैं तो उनका भविष्य आखिर कहाँ पे है। तो इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए, कुछ इस तरह की स्कीम भी लानी चाहिए कि अपने ही पैसे को अगर वो इन्वेस्ट करती हैं तो वो पेंशन में कन्वर्ट हो जाए। तीसरा जो है, महिलाओं के लिए हर ऑफिस एक अनुकूल वातावरण के साथ हो, जो कि जो महिलाएं गर्भवती हों उनके लिए भी, जो महिलाएं जिनके छोटे बच्चे हों उनके लिए भी वो क्रैचेस की सुविधा सरकार बनाती है, लेकिन उसके ऊपर नजर भी रखनी जरूरी है। और वो जो क्रैचेस की बात आती है, जो सुविधाओं की बात होती है, वो इस कदर से हो कि उसका फायदा सीधे पहुंच रहा है महिलाओं को, ये उनको समझ में आना चाहिए, ताकि उनमें उत्साह बढ़े और वो रोजगार की तरफ ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ पाए। बहुत सारी महिलाएं तो इसलिए भी नहीं जाए, अरे कहाँ जाए, घर में भी काम करना है, वहां भी काम करना है, जद्दोजहद में फंसे रहते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, वहां जाके अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर पे अपने आप को परेशान पाती हैं। तो ये सबको समझना चाहिए कि महिलाओं को रोजगार ये उनका अधिकार है, लेकिन
उनको अनुकूल वातावरण बने, ये समाज के साथ साथ सरकार की भी कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन होना चाहिए कि वो अनुकूल वातावरण उनके लिए उपलब्ध हो सके, ताकि जब वो घर से बाहर निकलें, अपने छोटे बच्चे को उनको छोड़ने के लिए सोचना नहीं पड़े कि कहाँ छोड़ के जाएं हम, क्या करें हम। ऐसा माहौल होना चाहिए। ऑफिस में जाएं तो ये उनको नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं। ये माहौल होना चाहिए ताकि उत्साह के साथ वो काम कर सके। साथ ही जब वो काम करें तो मैं आज तो इतना काम कर रही हूँ, लेकिन जब ये नौकरी चली जाएगी तो मेरा भविष्य क्या होगा, इस जद्दोजहद से उनको नहीं गुजरना चाहिए। क्योंकि देखिए अंततः ये जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कन्वर्ट होके उसी तरह से निकलेगा जिसका फायदा सरकार को भी होगा। ऐसा नहीं है कि इसका फायदा सिर्फ महिलाओं को हो रहा है। प्रेजेंटली वो लगेगा कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो महिलाएं हो रही हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट की अगर बात करें तो वो कंट्रीब्यूशन सरकार का ये सहयोग कहीं ना कहीं सरकार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होता है, जो जीडीपी वेद ग्रोथ में माथुर साहब, टर्न आउट होता है। वेद माथुर साहब, कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इकोनॉमी में महिलाओं के पार्टिसिपेशन के लिए जितने भी कदम सरकार उठाएं, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ ले जाएं, उसके लिए बुनियादी जरूरत है कि हमारे देश में वो वातावरण, माहौल ऐसा बने जो महिलाओं के काम करने के लिए कंफर्टेबल हो। ये बात निर्मला सीतारमण किस रूप में ध्यान में रखें और किस तरह से उनके बजट में रिफ्लेक्ट हो, इंपॉर्टेंट ये है। बीना जी, कुछ साल पहले भारत सरकार ने बैंकों के माध्यम से एक योजना शुरू की थी। उसका नाम था स्टैंड अप इंडिया। उस स्कीम के अंदर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण केवल महिलाओं को मिलता था और उसमें गारंटी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन बैंक वाले बिना गारंटी लोन नहीं देते थे और भारत सरकार की ओर से उतना दबाव नहीं होता था उन लोन देने का। तो मेरा भारत सरकार को या निर्मला जी को सुझाव है कि महिला जो उद्यमी हैं उनको ऋण देने के लिए एक ऐसी योजना बनाएं जिसमें ब्याज दर कम हो। उस समय जो स्टैंड अप इंडिया आई थी उसमें ब्याज दर कम नहीं थी। तो अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ब्याज दर लेता है महिलाओं से, वो 0.5% कम लेता है। मुझे लगता है कि ये कम से कम 2% कम ली जानी चाहिए, तब महिला उद्यमी उसकी तरफ आकर्षित होंगी। और जो पुरुष हैं वो भी चाहेंगे कि उनके परिवार की महिलाएं को उद्यम शुरू करें, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा ऋण में भी जो हमारी बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए उदार योजनाएं आनी चाहिए। तीसरी बात कि महिलाओं को कई परिवारों के अंदर एक फिक्स बजट दे दिया जाता है कि ये बजट है आपका, इसमें आपको रसोई मैनेज करनी है। तो अभी मेरी एक बहन ने कहा कि सब्जियों के दाम और ऐसी चीजों के दाम, उस पर सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं होता है। वो डिमांड और सप्लाई उसके अंदर ज्यादा आती है। तो बेहतर ये हो निर्मला सीतारमण जी, गैस की जो घरेलू गैस है और इस तरह के जो उत्पाद हैं जिनमें हाई टैक्सेशन है, उनको इस तरह कम करें कि महिलाओं को राहत मिले। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जैसा कहा, ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जहां महिलाओं को एक फिक्स राशि के अंदर घर चलाना पड़ता है। एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारे देश में महिलाओं की जो शिक्षा है, MA, BA, MCOM, उस पर तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उनकी जो स्किल डेवलपमेंट या प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे IIM है, आप किसी भी IIM में जाके देखेंगे तो आपको 90% लड़के मिलेंगे। उसका कारण क्या है? वहां की फीस 30 से 35 लाख रुपए फीस है। तो फिर वही बात घूम के आती है कि व्यक्ति अपने बेटे पे 35 लाख खर्च कर देगा, बेटी की शादी में 70 लाख खर्च कर देगा, 80 लाख खर्च कर देगा, उसकी शिक्षा पे नहीं खर्च करेगा। तो मुझे लगता है कि एक सामाजिक बदलाव ये आना चाहिए कि लड़कियां भी अपने पेरेंट्स से कहें कि आप मेरी शादी में भले 10 लाख ही खर्च करना, वो भी मत करना, लेकिन मैं IIM पढ़ना चाहती हूँ, वहां जाना चाहती हूँ, या ये प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हूँ, डिग्री लेना चाहती हूँ। ये एक सामाजिक बदलाव का विषय है, इसकी तरफ भी हमें आना चाहिए। और निर्मला जी को जो वेद माथुर साहब, सामाजिक बदलाव हमेशा एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। दशकों लगते हैं किसी भी विषय पर समाज को बदलने में, क्योंकि माइंडसेट एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जिससे निकलना मुश्किल होता है। बहुत सारे अनगिनत ऐसे मुद्दे हैं
जिनसे बाहर निकलने के लिए वो थे तो मुद्दे सामाजिक, लेकिन कानून की मदद ली गई और कानून के सहारे उन सामाजिक मुद्दों से पार पाने में मदद मिली। कानून स्ट्रिक्ट हुआ तब, चाहे वो दहेज का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे और भी ऐसी बातें। ऐसे में जो अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी तो अर्थव्यवस्था है, और जिस तरह से तमाम पैनलिस्ट ने जिस बात को रखा है, अंजना सिंह जी, आज सिर्फ जो वेद माथुर जी ने बात की है वो आईआईएम की नहीं है। आईआईएम तो एक वो क्लास है जहां 30 लाख रुपए, 35 लाख, 40 लाख रुपए, जैसा कि वेद माथुर जी ने कहा, ये तो पैसा अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, वो है प्लम्बिंग। कोई प्लम्बर बनता है, वहां तो ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आईटीआईज बहुत हैं, लेकिन कितनी लड़कियां प्लम्बर आपको नजर आती हैं, कितनी लड़कियां कारपेंटर आपको नजर आती हैं? ऐसे अनगिनत लंबी फहरिस्त है। क्यों नहीं जा पाती लड़कियां इन सेक्टर में? क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, जिसका यहाँ पर केडिया जी ने, मैडम ने सवाल उठाया था कि सिक्योरिटी का माहौल बने, सीसीटीवी पुख्ता किए जाए, कानून सख्त हो, महिलाओं को सुरक्षा का महसूस हो, किसी के घर में घुसे बच्चियां काम करने के लिए तो ये डर नहीं हो कि अंदर बैठा हुआ शख्स उसे दबोच लेगा। तो अंजना सिंह जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो आप जैसे कर्मचारी हैं जो सरकारी नौकरियों में ज्यादातर जिनका रुझान है, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है, वहां पर बच्चियों की, महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़े, इसके लिए भी कुछ डिस्कशंस होते हैं आप लोगों के, जब मीटिंग्स होते हैं, मंच होते हैं, प्रोग्राम होते हैं? अंजना जी। जी, बिल्कुल होते हैं। हम लोग निजीकरण का तो पहले हमेशा विरोध करते हैं। और रही बात कि अगर फिर भी जैसे अब हर सेक्टर में लोग हैं, तो सबसे पहले महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। मैंने पहले भी कहा था और आपने मुझे कहा कि विशेष न मांगिए, लेकिन सबने अपनी बात वहीं रखी कि हमें विशेष मिलना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी तो महिलाएं बाहर आएंगी। कारण यह है कि हमें घर भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है। तो हमें अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो हम वो काम कर नहीं पाएंगे। और जैसे हमारा जब से इंटरेस्ट नहीं होगा, हमारी रुचि नहीं उत्पन्न होगी, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हम कुछ करना नहीं चाहेंगे। तो जब हम निकल रहे हैं बाहर, जैसे वर्किंग वुमेन जब बाहर निकल रही है तो उसे मूलभूत सुविधा दीजिए, उसे कुछ अलग मत दीजिए, लेकिन जो भी सुविधाएं हैं वो आप प्रॉपर मुहैया कराइए। देखिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारी वित्त मंत्री महिला है। अगर वो इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ विशेष लाती है तो ये बड़े गर्व की बात होगी और हम महिलाएं भी खुश होंगे। मूलभूत सुविधाएं दे दे, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मूलभूत सुविधाओं में कई सुविधाएं, जैसे अब किचन की बात आई थी, किचन में सिलेंडर दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। पहले सब्सिडी आता था, सब्सिडी के नाम से हमें पहले झुंझुना पकड़ाया गया, लेकिन बाद में उस सब्सिडी को भी मुझे लगता है बंद कर दिया गया, जितना मैं जान पा रही हूँ, या मेरा सब्सिडी तो नहीं आ रहा है। तो ये जो सुविधाएं पहले देने के बाद दी जाती है, गलत है। एक बात समझ लीजिए अंजना जी, एक बात समझ लीजिए, सब्सिडी समाधान नहीं है, मुफ्त में देना समाधान नहीं है, सुविधाएं समाधान इसीलिए मैंने नहीं है। कहा, समाधान क्या है? जी, समाधान है जो भी सुविधा दीजिए वो आप प्रॉपर दीजिए। यही मैं कह रही हूँ कि किसी चीज का झुंझुना मत पकड़ाइए हमें। आपको जो भी देना है, जिसे भी जो भी देना है, वो प्रॉपर आप दीजिए। एक चैनल से जब आप हमें देंगे तो हमें समस्याएं कम होंगी और हम उस बजट के हिसाब से अपना काम करेंगे। और बड़े गर्व की बात है कि हमारी नारी सशक्तिकरण की अगर हम बात कर रहे हैं, महिला सांसद, विधायक, सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री जी से बस इतना ही है कि आप महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधा दे दीजिए, बस। जी। अंशु केडिया जी, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, क्योंकि आप देखती हैं कि पेरेंट्स भी आते हैं आपके पास और बच्चियां भी आती हैं, बच्चियां जब करियर का सिलेक्शन करती हैं तब भी कुछ उन बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में उनका योगदान कितना हो ये तय होता है। करियर के ऑप्शंस चुनते समय भी जो इस देश की आधी आबादी है उसका योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़े, इसके लिए क्या कुछ प्रयास हो सकते हैं? कुछ और अंशु जी? देखिए, वैसे सरकार ने इधर में जो कौशल विकास मिशन का जो उनका कॉन्सेप्ट है, एमएसएमई तो अलग है, कौशल विकास मिशन, उसमें उन्होंने कॉलेजेस को जोड़ा है, लेकिन कॉलेजेस एनजीओज के थ्रू एनजीओज आ रहे हैं और बहुत जो इंटेंशन दिखता है वो वहाँ पे आके प्रैक्टिकली पूरा नहीं हो पाता।
तो सरकार को कौशल विकास मिशन, जिसमें लड़कियों के लिए कोर्सेज है, चाहे वो कंप्यूटर सीखें, वो ब्यूटिशियन भी सीखें, वो सिलाई भी सीखें, ये सब स्कीम्स हैं। लेकिन स्कीम्स में अभी कोई एनजीओ आती, मैंने भी बहुत इसके लिए ट्राई किया, तो एनजीओ कहते हैं इस समय बजट नहीं है, सरकार का बजट नहीं है। अगर आप कौशल विकास मिशन शुरू कर रहे हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए शुरू कर रहे हैं, हर एक का अलग अलग, तो वास्तव में उसके लिए बजट, और हम जब अप्लाई करें कोई एनजीओ को या डायरेक्ट करें, तो वहां पे वास्तव में बजट और वो चीज हो। क्योंकि हम वास्तव में जानते हैं, अगर हम केवल बीए पढ़ाए लड़कियों को, ट्रेडिशनल कोर्सेज पढ़ाए, तो वो करियर की तरफ इतना उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। पैरेलल उसके साथ हम एक स्किल भी उनकी डेवलप करते जाते हैं, तो वो छोटे छोटे रोजगार के लिए उसी 3 साल में, उसी 4 साल में इतनी परफेक्ट हो जाती हैं कि बाहर जाके अगर शादी भी हो गई तो साइड में छोटा बिजनेस अपना डाल सकती हैं। उसके लिए भी सरकार से अपेक्षा है कि छोटे छोटे बच्चों, लड़कियों को स्टार्टअप के लिए भी उनकी बेनिफिट, कुछ सुविधाएं दे, लोन का जो ब्याज है उसके लिए भी कम करे। तो पॉलिसीज ऐसी हो जो वास्तव में उनके लिए कहने के लिए कागजों में है, लेकिन एक्चुअली जमीन पे कितनी उतरती, वो जो गैप है ना, वो गैप ना हो। बजट वास्तव में अलका गौड़ जी, ये जो गैप है, ये तो आप तो दिन भर देखती हैं इंडस्ट्री में। आप जैसी महिलाएं जो अलग अलग सेक्टर में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके यहाँ पर काम करने वाले जो कारीगर हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, स्टाफ जो बाकी अकाउंट से जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, इन सब में परसेंटेज ऑफ वुमेन कितना? 1/4 भी नहीं है। यहाँ पे मैं अंशु जी को फेवर करूंगी। कल ही अभी जो परसों हमारी प्री बजट की मीटिंग हुई थी, वहां पे भी यही सजेशन दिया गया था कि जेवर जो है सबसे ज्यादा महिलाएं पहनती हैं, ज्वेलरी सबसे ज्यादा लेडीज लेती हैं, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर फीमेल स्किल लेबर जो है वो ना के बराबर है, सारी लेबर जो है वो मेल लेबर है। तो आप ये देखिए, ये तो कितने साल हो गए, हम तो 21वीं सदी में जा रहे हैं, तब ये हाल है। जैसे अभी आप कह रहे थे प्लम्बर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन का, ये सच है, क्योंकि बच्चियां सीख रही हैं, जिनको सीखना है वो सीख रही है, वो टेक्नीशियन बन भी रही है, लेकिन उसमें भी परसेंटेज कम है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम कह रहे हैं कि हम पुरुषों से कम नहीं है, तो हमें हर सेक्टर के अंदर जाके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें स्किल सीखनी पड़ेंगी, और तभी ये प्रतिशत बढ़ सकता है। जैसे अभी बात हो रही थी कि चार्टेड अकाउंटेंट्स, जी बात करें पूरी अपनी। जी, जैसे अभी बात हो रही थी, तो चार्टेड अकाउंटेंट्स आपको लड़कियां बहुत मिलेंगी, लेकिन सबके संग एक इशू ये होता है, इसका भी एक ये सोल्यूशन है। जैसे हम चाह रहे हैं कि बजट में क्या हो, बजट में ये भी हो कि जिन महिलाओं ने अपना करियर बहुत शानदार पारी में खेला हो और किसी वजह से उनको ब्रेक लेना पड़ जाए, चाहे वो उनके माता पिता या बच्चों के लिए या बोर्ड्स एग्जाम के लिए या बच्चों किसी भी तरह का, तो वो रीस्टार्ट कर सके अपना करियर, ऐसी सुविधा हमें सरकार दे। और यदि हमारी महिला वित्त मंत्री ने इस तरह के प्रावधान कर दिए और हर एक महिला का अगर एज ए वॉलंटियर सरकार की तरफ से कोई हैंड होल्डिंग हो गई, तो आप विश्वास मानिए कि वो जो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी क्षेत्र में हमारा योगदान कम है, वो 100% हम दे पाएंगे। जी, ये तो तय है कि कम है, ये तय है कि हम उसके कारण भी सभी जानते हैं कि कम क्यों है। वेद माथुर साहब, सवाल ये है कि वित्त मंत्री अब इस जाने पहचाने सच को बदलने के लिए और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की समान अवसर मुहैया कराने के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन प्राथमिकता से तय करना है कि इस बार के बजट में 2 चीजें, अगले बार के बजट में 2, फिर उसके बाद 2, क्योंकि क्रमशः ही चला जाएगा। तो अभी इस बार निर्मला सीतारमण जी के पास है क्या करने को कुछ? एक तो उम्मीदें हो गई, और एक उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए आधारभूत बुनियादी जो हमारे पास संसाधन है, भारत सरकार के पास जो संसाधन है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, जो बजट है, उसमें महिलाओं के लिए क्या आपको लग रहा है, दिख रहा है कि उनकी तरफ से मिलेगा? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा आशा नहीं है कि महिलाओं के लिए अलग से कुछ होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कही बीच में, वो ये थी कि सामाजिक बदलाव आने में दशक लग जाते हैं और सरकार या कानून के द्वारा हम वो बदलाव जल्दी ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निर्मला जी को इस बजट के अंदर कुछ नए मेडिकल कॉलेज, कुछ IITs, कुछ IIMs, कुछ कॉलेजेस, ये सारा केवल महिलाओं के लिए बनाने के लिए कुछ प्रावधान कर देना चाहिए।
और भारत सरकार का बजट इतना बड़ा बजट होता है कि वो चाहे तो आसानी से ये काम कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, लेकिन इच्छा शक्ति की बात है। तो जब महिलाओं के लिए अलग से IITs IIMs और ये बनेंगे तो उसमें महिलाएं बड़ी संख्या में जाएंगी। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जो ऋण की योजनाएं हैं वो छात्राओं के लिए या महिला उद्यमियों के लिए ज्यादा लिबरल होनी चाहिए, ज्यादा उदार होनी चाहिए। ये 2-3 सुझाव मेरे हैं। जी जी, अनीता जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। अनीता चौधरी। हाँ, ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे उद्यमी महिलाओं की जब बात हुई तो ये बहुत ही अच्छा है कि महिलाएं अब स्वावलंबी हो रही हैं और हमें उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। और लेकिन इसके लिए करना क्या चाहिए? एक तो जो लोन सिस्टम है, जैसा कि सर ने बताया, उसको बहुत लिबरल करना चाहिए। लिबरल इन द सेंस कि जब अनीता तक जी, अगर आप 2 मिनट के लिए, अपनी 1 आय मिनट के लिए रुक जाएंगे तो और बेहतर ढंग से आपको सुन पाएंगे दर्शक। गाड़ी अगर रोक लेंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा समय भी नहीं है। मैं जी एक्चुअली कहीं जी कॉल आ जी गया जी इसलिए जाना पड़ा, इसलिए जा रही हूँ। जी तो बस जी सिर्फ जी सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ये लोन सिस्टम को लिबरल करना इन द सेंस कि उसको उसके इंटरेस्ट को फ्री करना नहीं मैं बोल रही हूँ। इंटरेस्ट को लिबरल कर सकते हैं, लेकिन आप अपना लोन जो जो आपकी जो पर महीने की देनी है उसमें जब तक आपका आमदनी नहीं हो जाए तब तक सरकार आपको या बैंक आपको प्रेशराइज नहीं करे कि हाँ आप नहीं। पहला। दूसरा कि उद्यमी महिलाओं के लिए बाजार उपलब्ध, वो प्रोडक्ट तो बना लेंगी लेकिन बाजार कहाँ है? तो सरकार को जो स्वावलंबी महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह है और जो लखपति दीदियां जो आ रही हैं बाहर, उनके लिए बाजार मुहैया करवाना चाहिए कि हम इनके प्रोडक्ट को, क्योंकि वो होममेड प्रोडक्ट है, घर का बना हुआ प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है उसमें मिनिमम पाश्चराइज जो है वो रहेगा, वो मिनिमम जो केमिकल्स हैं वो यूज होंगे, तो हमारे हमारे हेल्थ के लिए भी ऑर्गेनिक रहेगा। और दूसरा कि उनके प्रोडक्ट भी बिकेंगे और घर तक जो पहुंचेंगे वो घर का सामान पहुंचेगा, महिलाओं का से के हाथों से बना हुआ सामान पहुंचेगा। तो वो बाजार जरूर मुहैया करवाना चाहिए सरकार को कि ये अगर कोई भी महिला अपने आप को रजिस्टर करती है कि हाँ जी मैं अचार बनाने वाली हूँ या मैं ये काम करती हूँ और हमारा प्रोडक्ट ये है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे उनको बाजार ऐसे उपलब्ध कराएं, इस तरह का इकोसिस्टम या हम ई मार्केट कहें वो बनाए ताकि सरकार उसको उसको खरीदे और उसको मार्केट तक पहुंचाए। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सस्ता भी रहेगा, सरकार के लिए भी इकोनॉमिकल रहेगा, उन महिलाओं के लिए भी इकोनॉमिकल रहेगा, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं, उद्यमी महिलाएं जो है ये छोटे छोटे लघु उद्योग से आती हैं और जब लघु उद्योग से आती हैं तो बाजार की जद्दोजहद से परेशान होकर वो कहीं ना कहीं उसको बंद कर देती हैं, या छोड़ो हो गया बहुत हो गया, बंद करो, अब इतना कौन परेशान होने जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या आती है, इस पर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका, लेकिन मैं थोड़ा निकल रही हूँ, मुझे थोड़ा कोई बात कहीं नहीं है, जाना कोई है। बात नहीं अनीता अच्छा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इस देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बुनियादी जरूरतों की तरफ भी ध्यान दें, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बने, महिलाएं अलग-अलग क्षेत्रों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, एजुकेशन में महिलाओं की जो हायर एजुकेशन है वहां पर उनके लिए जो उम्मीदों के रास्ते हैं या उनके लिए विकल्प जो हैं वो बढ़ें, ऐसा माहौल बनाया जाए, आईआईटीज बने, आईआईएम बने, मेडिकल कॉलेजेस खुलें जहां महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व हो, ताकि महिलाओं को, बच्चियों को इस देश की इकोनॉमी में एक बड़ा पार्टिसिपेशन मिले और उन्हें इतना लंबा संघर्ष से जूझना नहीं पड़े जितना इस वक्त करना पड़ता है। कितनी उम्मीदें और कितनी इन बातों पर ध्यान निर्मला सीतारमण दे पाती है ये हमें देखना होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार और देश के वित्त मंत्री इन महिलाओं के द्वारा दिए सुझावों को सुनेगी जरूर, इन पर गौर जरूर करेगी और जितना हो सकता है उतना उन पर अमल करने का काम भी करेगी। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।